स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो रॉकेट मंडे में। आज हम लोग ड्रेको के बारे में बात करेंगे, यानी कि डेमोन्स्ट्रेशन रॉकेट फॉर एजाइल सिस लूनर ऑपरेशंस के बारे में, यानी कि नासा का न्यूक्लियर रॉकेट जिस पे काम स्टार्ट किया गया है उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो है क्या? तो यहाँ पे ये दो लोग मिलकर एक बच्चा बना रहे हैं जिसे हम लोग न्यूक्लियर बेबी कहेंगे। तो ये समझिए डार्पा और नासा पे काम कर रहा है। नासा समझिए पब्लिकली है, डार्पा सब चीज़ सीक्रेट है, लेकिन उनके पास टेक्नोलॉजी है, नासा के पास एक्सपर्टीज़ है। ये दोनों की शादी कराई जा रही है। और ये समझिए कोलैबोरेशन सिर्फ इस बात के लिए है कि डेमोन्स्ट्रेटर बनाना, ये समझिए फाइनल प्रोजेक्ट नहीं बनाना है, डेमोन्स्ट्रेटर कि ऐसा किया जा सकता है। डेमोन्स्ट्रेटर बनाना है थर्मल रॉकेट इंजन का, न्यूक्लियर थर्मल रॉकेट इंजन। न्यूक्लियर के बहुत सारे डिज़ाइन है, जैसे न्यूक्लियर इलेक्ट्रिक होता है कि आप न्यूक्लियर रिएक्टर से इलेक्ट्रिसिटी निकालिए, उस इलेक्ट्रिसिटी से आयन इंजन चलाइए, उससे आप दूर जाइए, उसे हम लोग कहेंगे न्यूक्लियर इलेक्ट्रिकल रॉकेट। यहाँ पे वैसा बात नहीं, यहाँ पे न्यूक्लियर थर्मल रॉकेट के बारे में बात किया जा रहा है। और ये जो दोनों एग्रीमेंट के बीच में शादी कराई जा रही है, ये हो रहा है नॉन रिमर्सिबल इंटर एजेंसी अग्रीमेंट, यानी कि NIA का साइन किया गया। शुद्ध भाषा में पैसा का लेन देन नहीं होगा, मतलब दोनों एक दूसरे के एक्सपर्टीज़ का फ़ायदा उठाएंगे, दोनों एक दूसरे की फैसिलिटीज़ का फ़ायदा उठाएंगे, लेकिन पैसा का आदान प्रदान नहीं होगा। ये किया जाता है जब भी गवर्नमेंट में होता है ना कि अरे इस डिपार्टमेंट का ये टूल है और इस टूल का दूसरे डिपार्टमेंट को यूज़ है, तो ऑब्वियसली सरकार अपने को ही पैसा अपने से नहीं देगी, उसका कोई मतलब नहीं बनता। तो वो सब टाइम में ये NIA साइन कराया जाता है। और यहाँ पे समझिए कि इसका मेन फ़ायदा क्या होगा, ये डेमोन्स्ट्रेटर बनाने का फ़ायदा क्या होगा। ये है कि टर्बो चार्जर टेक्नोलॉजी फॉर मार्स एक्सप्लोरेशन, यानी कि क्या अभी हम लोग मार्स जा सकते हैं? जा सकते हैं। क्या इंसान ले जा सकते हैं? ठूस ठास के ज़बरदस्ती करके ले जा सकते हैं, लेकिन हम लोग कुछ बेहतर चाहिए तो हमें कुछ नया चाहिए। तो उस नज़रिए से इसको डेवलप करने पे काम चल रहा है, यानी कि ड्रेको पे काम उसी लिए स्टार्ट किया जा रहा है कि मार्स जाने का तो पहुंच जाएंगे, लेकिन अच्छे से पहुंचना, एक होता है कि अधमरा हालत में हम लोग वहाँ पहुंचे क्योंकि रेडिएशन से बहुत टाइम तक एक्सपोज रहे थे। तो इसीलिए इस पर डेवलपमेंट पे काम किया जा रहा है। अब बात करते हैं इतिहास, यानी कि हिस्ट्री के बारे में। तो हिस्ट्री समझिए नासा का ऐसे ही पहले भी शादी कराया गया था NAAEC से, यानी कि एटॉमिक एनर्जी कमीशन से, यानी कि USA का एक डिपार्टमेंट है, उससे शादी हुआ था। और उस टाइम इनका था कि इनको न्यूक्लियर रॉकेट इंजन बनाना था रॉकेट व्हीकल एप्लीकेशन के लिए, एंड नर्वा प्रोजेक्ट बनाया गया था, न्यूक्लियर इंजन फॉर रॉकेट व्हीकल एप्लीकेशन। ये जो पूरा प्रोजेक्ट आप पुराना टाइम का देख रहे हैं, ये उसी टाइम उन्होंने ये डेवलप किया था। ये प्रोजेक्ट चला था 1960 से 70s के बीच में चल रहा था। अपोलो मतलब समझिए उसी टाइम चल रहा था फुल पे। अपोलो के लिए एक पैरेलल डेवलपमेंट न्यूक्लियर में भी किया जा रहा था कि क्या पता न्यूक्लियर से कर सकें। और रहा बात कि उस टाइम मतलब अमेरिकन लोग जो थे, जो काम कर रहे थे उस प्रोजेक्ट में, को बहुत ऑप्टिमिस्टिक थे, उनको था कि पब्लिक सपोर्ट करेगी, और उनका उस हिसाब से चल रहे थे कि सैटर्न 5 बल्ले बल्ले वो हमें मून तक ले जाएगा। मून के आगे कैसे जाएंगे, वो उतना आगे नहीं जा सकता। तो टारगेट था कि मार्स तक जाने के लिए सैटर्न 5 बहुत बड़ा रॉकेट था, उससे बड़ा बनाना प्रैक्टिकल नहीं है। तो बात है कि उसी रॉकेट में आप मार्स कैसे जाओगे। तो हुआ कि वही अपर स्टेजेस को न्यूक्लियर से बदलना पड़ेगा। तो ये उसी के लिए काम किया जा रहा था, और एम था कि इनको न्यूक्लियर थर्मल रॉकेट जो मार्स तक जाने का काम कर सके वो कर सके। तो क्या इन्होंने बनाया? हाँ, एक्चुअल इंजन्स बनाए गए, टेस्टिंग की गई, रियल वर्ल्ड में सब चीज़ किया गया, बस उड़ाया नहीं गया, मतलब हवा में उड़ाया नहीं गया, बाकी सारा चीज़ किया गया। और इसका जो फाइनल मॉडल था XE प्राइम इंजन का, मतलब पहले डमी रिएक्टर्स बनाए, फिर डिज़ाइन टेस्ट किए, फिर उसमें रेडिएशन डाले, फिर टेस्टिंग की, फिर और प्रॉब्लम्स हुआ, फिर उसको सॉर्ट किए, बहुत सारा चीज़ करते करते ऑब्वियसली एक दिन में आप फाइनल रॉकेट नहीं पहुंच जाएंगे, बहुत सारा चीज़ किया था। एक्स प्राइम फाइनल इटरेशन था, उसमें ये 30 मिनट का फायरिंग बर्दाश्त कर पाया, यानी कि एक जो सिस्टम बनाया गया था उसे चालू करके छोड़ दिया गया। अब बोलेंगे 30 मिनट तो बहुत ज़्यादा हो गया, रॉकेट जनरली 8-10 मिनट ही चलता है, और वो भी सिंगल स्टेज रहे तो जनरली तो 4-5 मिनट में ही बोल जाता है। तो बात है 30 मिनट चलाने का आइडिया ये था कि अगर आप मार्स भेज रहे हो तो स्टार्ट करोगे मतलब समझिए लोअर ऑर्बिट से, फिर आप इसे ले जाओगे मार्स में, तो कैप्चर करने के लिए फिर से आपको स्टार्ट करना पड़ेगा इंजन, और फिर से काफ़ी देर तक चलाना पड़ेगा। तो इसीलिए इनका था कि स्टार्ट स्टॉप कर सकें। और थर्मल एनर्जी के मामले में वो अराउंड 1100 मेगावाट पे चल रहा था, और वैक्यूम स्पेसिफिक इंपल्स 841 आ रहा था, यानी कि समझिए अभी का प्रैक्टिकल भाषा में कहें तो शुद्ध डबल। और ये पहुंच चुके हैं, यानी कि इसकी टेस्टिंग वेस्टिंग फाइनलाइज की जा चुकी थी। और समझिए ये प्रोजेक्ट फिर बंद कर दिया गया 1970 लेट 70s में बंद कर दिया गया प्रोजेक्ट, क्योंकि पब्लिक का इंटरेस्ट खत्म हो गया, पैसा खत्म हो गया, उसके सारे प्रोजेक्ट्स को कैन कर दिया गया। डेटा निकाल लिए थे, रिसर्च निकाल लिए थे, लेकिन मतलब बंद कीजिए। और इसके लिए नासा को 2020 में, यानी कि आज से 3 साल पहले 125 मिलियन फिर से दिया गया, और ये 2020 के आसपास में इसकी रीस्टार्ट करो ये R&D। और बोलेंगे 2020 में ऐसा क्या हुआ? बात है कि 2020 में समझ में आया कि मार्स पे अब जाना है ही, तो ढंग से जाते हैं, क्योंकि SLS से ज़बरदस्ती का आप मार्स पे भेज दो कोई मतलब नहीं है, जा नहीं सकता वो। SLS सही में कहें तो सिर्फ मून तक कर सकता है, स्टारशिप का भी कहें वो सिर्फ मून तक ही जा सकता है। अगर आप उसे मार्स भेजने की कोशिश किए, बहुत ज़्यादा आप रिस्क डाल रहे हैं एस्ट्रोनॉट्स पे। क्या एस्ट्रोनॉट जा सकते हैं? हाँ, जा सकते हैं, लेकिन बात है कि आप चाहोगे नहीं
नहीं कि एस्ट्रोनॉट 1-2 साल का डैमेज झेल के पहुँचे मार्स पे। आप चाहोगे कि एस्ट्रोनॉट हष्ट-पुष्ट तंत्र दे, क्योंकि जैसे ही वो धरती से निकले वो कमज़ोर होना शुरू हो जाएँगे। ज़ीरो ग्रेविटी का असर होना शुरू हो जाएगा, रेडिएशन का इफ़ेक्ट होना शुरू हो जाएगा, तो आप चाहोगे कि फटाक से पहुँच जाओ मार्स पे, क्योंकि मार्स पे रेडिएशन आधा हो जाता है। ग्रेविटी ऑब्वियसली पूरी नहीं आती, लेकिन काफ़ी आ जाती है, तो काफ़ी सारा काम आसान हो जाएगा। ये मान के हम लोग चल रहे हैं। तो आप चाहोगे ना कि वो जो जर्नी है वो एकदम कम रहे। तो वो जर्नी का टारगेट किया जा रहा है कि 2 साल की जगह पे या कुछ महीनों को आप 100 दिन के अंदर कर सकें। तो इसीलिए नासा पे काम पैसा दिया गया था, 125 मिलियन की गाड़ी खोलो। फिर उसके बाद हो गया कि डार्पा और नासा दोनों अब इसका इन फ्लाइट टेस्टिंग करेंगे, यानी कि एक्चुअली उड़ा के देखेंगे। ऑर्बिट, ये इसको ऑब्वियसली ऑर्बिट में टेस्ट किया जाएगा, ना कि एटमॉस्फेयर में, लेकिन किया जाएगा, फाइनल किया जाएगा। तो इसका लॉजिक क्या है, ये न्यूक्लियर थर्मल रॉकेट चलता कैसे है? तो हिसाब ये समझिए कि आपको रॉकेट का फिजिक्स समझना पड़ेगा। रॉकेट का फिजिक्स सीधे भाषा में कहें तो आपको चाहिए हाई एग्जॉस्ट वेलोसिटी विथ गुड मास फ्लो। अगर आपके पास हाई एग्जॉस्ट वेलोसिटी, मास फ्लो खराब है, आप लटक जाएंगे। और आपके पास मान लीजिए बहुत हाई ये है, क्या बोलते हैं, मास फ्लो है, लेकिन आपका वेलोसिटी हाई नहीं है, तो भी आप लटक जाएंगे। हमको ये दोनों ऊपर चाहिए। फिजिक्स बोलता है भैया दोनों में से एक चुन लो। तो एग्जाम्पल देते हैं, आयन इंजन जो होता है सबसे बढ़िया माइलेज देता है। साइड इफेक्ट, वो माइलेज इतना अच्छा क्यों दे देता है? क्योंकि उसकी वेलोसिटी हाई रहती है, यानी 18 किलोमीटर पर सेकंड तक उसके पार्टिकल्स निकलते रहते हैं। यानी कि जो एग्जॉस्ट में स्पीड है, बम बम है। साइड इफेक्ट, उसका मास फ्लो बहुत कम होता है, यानी कि मिलीग्राम्स में भी वो मास नहीं छोड़ रहा है पीछे। तो कितना वो थ्रस्ट क्रिएट कर सकता है वो बहुत कम होता है, इसीलिए उसका एक्सेलरेशन बहुत खराब होता है। यानी कि उसके लो अर्थ ऑर्बिट से अगर आप बोले कि भैया अब लॉन्च कर देते हैं, वो बोले हाँ भैया 1-2 महीना बाद हमारा स्पीड इतना बढ़ेगा कि कुछ चेंज होगा ऑर्बिट पे, बहुत धीमा होता है। लेकिन हाँ, डीप स्पेस मिशन में काम करता है, क्योंकि ऑब्वियसली वहाँ और कुछ चलेगा नहीं। और डीप स्पेस मिशन चूंकि लंबा टाइम में होता है, तो इसका ये बात कि वो चलते रह सकता है इंजन, इतना लंबा माइलेज देके धीरे धीरे टेक ओवर कर लेता है। तो आयन इंजन भी हमारे लिए यूज़फुल नहीं है। और रहा बात, आयन इंजन से ज़्यादा पावर निकालना पॉसिबल है, लेकिन फिर एनर्जी कहाँ से आएगी? सोलर उतना अच्छा चलता नहीं है स्पेस में, खासतौर पे जैसे आप धरती से दूर जाते हैं, यानी कि मार्स जाते हैं, ऑब्वियसली सोलर एनर्जी खत्म हो जाती है। तो खत्म नहीं, मतलब ऐसा लगे इतना कम हो जाता है कि पॉइंटलेस हो जाता है। तो वो उसमें आप वही समझिए कि आपको वेलोसिटी बम मिल रही है, लेकिन मास कम मिल रहा है। फिर आप बात करते हैं केमिकल रॉकेट्स हो जाए, जैसे आपका लिक्विड हो जाए, जैसे कि रैप्टर हो जाए, ये सब में फ़ायदा होता है कि मास फ्लो बम होता है, वेलोसिटी कम होता है, यानी कि 3 किलोमीटर पर सेकंड तक का ही वेलोसिटी रफली आपको मिलता है, एग्जॉस्ट वेलोसिटी। मास फ्लो बम है, लेकिन एग्जॉस्ट वेलोसिटी, और उसमें अगर आप सॉलिड पे चले जाते हैं, सॉलिड का मास फ्लो अति बम होता है, वेलोसिटी और कम होता है। तो इसीलिए कि सॉलिड का थ्रस्ट के मामले में कोई डिस्कशन नहीं है। थ्रस्ट में बोलता है भैया हम संभाल लेंगे, और एक्सेलरेशन हम संभाल लेंगे, लेकिन माइलेज भैया हम नहीं संभाल पाएंगे। तो यही अब बात है। न्यूक्लियर रॉकेट का फायदा ये होता है कि टेक्निकली आपको दोनों देता है, हाई एग्जॉस्ट वेलोसिटी, यानी कि आपको आराम से ये 4 किलोमीटर पर सेकंड से लेके 8 किलोमीटर पर सेकंड तक जा सकता है, यानी कि वेलोसिटी काफ़ी हाई मिलेगा। और मास फ्लो, यानी कितना चीज़ आप फेंक रहे हैं वो भी काफ़ी हाई रख सकते हैं। तो ये मतलब समझिए बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड दे रहा है। क्या ये आयन इंजन जितना इफिशिएंट है? नहीं, लेकिन केमिकल से डबल माना जाता है, रफली माने। तो बात आता है कि उतनी एनर्जी आ कहाँ से रही है? एनर्जी आ रही है गर्मी से। गर्मी आ रही है फिजन से, फ्यूजन नहीं फिजन से, यानी कि एटम्स को स्प्लिट किया जा रहा है, यानी यूरेनियम कोर को रिएक्ट करवाया जा रहा है। अब रहा बात कि इसमें रिएक्टर करा के हीट निकल रहा है, वो हीट को आप लिक्विड हाइड्रोजन से कन्वर्ट कर रहे हैं, क्योंकि आपको गर्मी नहीं चाहिए कि मेरे पास एक गर्म चीज़ है, आपको गर्मी नहीं चाहिए, आपको वेलोसिटी रफ्तार चाहिए। तो आप लिक्विड हाइड्रोजन का टैंक लेते हो, उसे रिएक्टर में ले जाते हो, रिएक्टर ठंडा होता है, लेकिन जो भी चीज़ अगर ठंडा हो रहा है यानी गर्मी उसकी कहीं और जा रही है, तो गर्मी कहाँ जा रही है? लिक्विड हाइड्रोजन में जा रही है। लिक्विड हाइड्रोजन अब बम बम गर्म हो गया, उसे आप नोजल से डायरेक्ट करते हैं, नोजल से बाहर निकल जाता है, आपको थ्रस्ट मिलने लगता है। अब रहा बात कि यहाँ हाइड्रोजन का इस्तेमाल करना बहुत फायदेमंद है। क्यों? क्योंकि अगर आप यहाँ टेम्परेचर एक्स मानते हैं, उस एक्स टेम्परेचर पे आप अगर कोई भारी चीज़ डालते हैं वो ज़्यादा स्पीड पकड़ेगा ही नहीं। टेम्परेचर फिक्स है, लेकिन आप कोई भारी चीज़ डालें, जैसे कि वाटर वेपर का मॉलिक्यूल डालें, वो ज़्यादा वेलोसिटी नहीं पकड़ेगा। आप इस्तेमाल किए कार्बन डाइऑक्साइड, वेलोसिटी नहीं पकड़ा। तो वेलोसिटी कैसे पकड़ा है? वेलोसिटी पकड़ाने के लिए आपको चाहिए लाइटेस्ट एलिमेंट। कौन सा है लाइटेस्ट एलिमेंट? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन आपको सबसे ज़्यादा वेलोसिटी देगा, और उसको केमिकल रिएक्शन आपको कराने की जरूरत नहीं है, आप उसे न्यूक्लियर रिएक्शन के माध्यम से गर्मी दे रहे हो। तो इसीलिए लिक्विड हाइड्रोजन ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। नॉर्मल ट्राइक्वेट में भले आप सुन लो कि उसमें लिक्विड हाइड्रोजन यूज़र है, लेकिन जो रिएक्शन प्रोडक्ट्स हैं, यानी कि जो नोजल से बाहर निकल रहा है, वो आपका या तो कार्बन डाइऑक्साइड होगा या तो वाटर वेपर होगा, प्लस एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा मतलब समझिए कि जैसे कुछ कुछ केसेस में इंजन को रिच जलाया जाता है, फ्यूल रिच, तो हो सकता है कि हाइड्रोजन ओवरफ्लो कर रहे हैं, तो मतलब आपका वाटर वेपर निकला प्लस हाइड्रोजन, हॉट हाइड्रोजन निकला, कि ऐसा स्पेस शटल में किया जाता था। फिर आपका डिज़ाइन में उल्टा भी हो सकता है कि आपका मतलब हॉट ऑक्सीजन चल रहा है, आप ओवरफ्लो कर रहे हो ऑक्सीजन को, तो हमेशा जो आपका बाय प्रोडक्ट्स है प्लस एक्स्ट्रा रहता है, कंबस्शन फुल हो रहता है, उसके ऊपर ओवरफ्लो कराया जाता है, तो ताकि वो थोड़ा सा माइलेज ज़्यादा दे सके। तो सबसे बेटर माइलेज कहाँ से आएगा? शांति से लिक्विड हाइड्रोजन आप फेंकिए,
तो यही इनका लॉजिक वही है कि आप एक रिएक्टर रखेंगे। रिएक्टर कैसे चल रहा है? रिएक्टर कुछ खास नहीं है, एक बस कोर है जो रेडियो एक्टिव है, बस उसको ऑलमोस्ट रेडियो एक्टिव बना दीजिए, मतलब वो स्टार्ट हो जाए खुद से लेकिन स्टार्ट ना हो। फिर उसके इर्द गिर्द में यानी कि केसिंग वाले एरिया में देख रहे हैं कंट्रोल ड्रम लगाया जाता है, एक स्टिक रहता है वो घूमता है। स्टिक का एक साइड में वो न्यूट्रॉन रिफ्लेक्टर है, दूसरे साइड में एब्जॉर्बर है। एब्जॉर्बर है, रिएक्शन बंद हो जाता है, रिफ्लेक्टर है, रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है। ऐसे ही समझिए, साइड से मतलब आउटर एरिया से इसे कंट्रोल किया जाता है। और वही जो ड्रम्स है, ड्रम्स कितना एंगल पे यानी किस तरह से घुमाया हुआ है उसके हिसाब से आप कंट्रोल कर सकते हैं। ज़्यादा मूविंग पार्ट्स नहीं होता है और ये सिर्फ हॉट होता है। और इसमें क्लैडिंग ऐसी की जाती है कि क्योंकि हाइड्रोजन काफ़ी नौटंकी एलिमेंट है, वो रिएक्ट करने लगेगा और चीज़ों को डैमेज भी कर देगा। तो इसीलिए हाइड्रोजन को बहुत सेफली गर्मी भी डंप करना है और आपको रिएक्टर को भी रिएक्ट नहीं कराना है, ताकि वो आराम से बस गर्मी लेके निकलो। आपके पास हाइड्रोजन से इतना भैया तुम शांति से गर्मी लो और निकल जाओ, ज़्यादा हुल्लुल्लु मत करो। तो यही है लॉजिक। यही आप जो इस तरह का नासा का डिज़ाइंस देख रहे होंगे, उस डिज़ाइन में यही था कि अगर मार्स सही में जाना है, स्पीड से जाना है, तो यही करना पड़ेगा। और कोई टेक्नोलॉजी नहीं है हमारे पास जो लगभग 100 दिन अभी के टाइम में, अभी की टेक्नोलॉजी में कर सके। तो अब बात करते हैं सेफ्टी। हम लोग न्यूक्स का बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे समझिए समस्या है 3 चीज़ का। तो 3 समस्या है। सबसे पहले आपका गर्मी, यानी कि न्यूक्लियर रिएक्टर से वो आप चाहते हो कि रिएक्टर एकदम गर्म रहे, अति गर्म रहे। ऐसा आप क्यों चाहते हो? क्योंकि आप हाइड्रोजन में वेलोसिटी डाल रहे हो। वेलोसिटी के लिए आपको टेम्परेचर चाहिए, तो आप चाहोगे कि टेम्परेचर बहुत हाई रहे, लेकिन उधर से इंजीनियर चिल्लाएगा आपके पीछे कि भैया मेटल के अंदर रखना है, मेटल संभाल सके उतना ही टेम्परेचर दे सकते हैं। तो 3000 डिग्री सेल्सियस भी बहुत ज़्यादा हो गया, जनरली 2000 तक ही ले जाया जाता है। और फिर रहा बात कि अगर मान लीजिए आप कुछ ऐसा बना भी ले रहे हैं कि 6000 तक ले जा रहे हैं, पुश कर रहे हैं, वो बाहर की बहुत सेंसिटिव हो जाएगा, यानी कि थोड़ा सा भी देर का फेलियर हुआ सीधे मेल्ट कर जाएगा। तो आप सुपर हॉट, वो आपके लिए एक समस्या है। प्लस हाइड्रोजन, हाइड्रोजन रिएक्टिव होता है। और वैक्यूम में आप बोलोगे ऑक्सीजन नहीं है, लेकिन बात ये समझिए हाइड्रोजन खुद ही रिएक्टिव है, वो रिएक्टिव एलिमेंट है, यानी कि वो चीज़ों के साथ इंटरैक्ट करेगा। और आपको सबसे उसका अजीब बात बताएं कि वो आप कोई भी स्ट्रक्चर बनाते हो, जैसे मैंने मेटल का टैंक बनाया, हाइड्रोजन ऐसे ऐसे चला जाता है। हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स इतने छोटे होते हैं कि क्रिस्टल लैटस जो मेटल्स के होते हैं उसके आर पार चला जाता है, और अगर वो हाई टेम्परेचर में वो डैमेज कर सकता है मेटल को अंदर से, क्योंकि वो क्रिस्टल लैटस के अंदर घुस गया और वहाँ पे रेडिएशन भी है। तो समझ सकते हैं ये तीनों चीज़ का मिक्स बहुत खतरनाक बना देता है इसको, क्योंकि हाइड्रोजन बहुत रिएक्टिव है, प्लस उसका रिएक्टिविटी आप बढ़ा रहे, कोई भी चीज़ का रिएक्टिविटी बढ़ते जाता है, जैसे आप उसे हीट करते चले जाते हैं। अब बम में हीट डाल, अब वो डिस्ट्रॉयर लेवल पर चला गया है। तो समझना बहुत ज़रूरी है कि ये उतना आसान नहीं है इंजीनियरिंग के मामले में जितना आप सोचेंगे। बस रिएक्टर है, गर्म करें ठंडा करें, वो तो हम लोग पहले कर लिए। बस बात है कि हाइड्रोजन जहाँ से उसमें बहाना शुरू किया, रिएक्टर खुद ब खुद डैमेज हो जाता था। शुरू में ट्राई कर रहे थे, बार बार आग निकलने लगता था। आग क्यों निकल रहा है? अंदर का जो केसिंग था, क्लैडिंग था, वही रिएक्ट करके डैमेज होने लगता था। फिर जैसे कि एग्जॉस्ट टेस्टिंग के दरमियान निकलता था बाहर, हवा का ऑक्सीजन से रिएक्ट करता था, जलने लगता था। तो वही समझिए बहुत दिक्कत है। और फिर रहा बात कि रिएक्टर बहुत क्लोज रहता है पिघलने के। ऑब्वियसली आप चाहोगे कि बम मात्रा में वो गर्मी दे, चाहोगे तभी वो बम मात्रा में आपको स्पेसिफिक इंपल्स देगा। और अगर उसे आप कम करते हो कि नहीं भैया हम 1500 डिग्री सेल्सियस रखते ताकि थोड़ा मार्जिन रहे, स्पेसिफिक इंपल्स इतना घट जाएगा कि कोई फायदा नहीं रहेगा। तो ये दोनों चीज़ आपका काउंटर है कि हाइड्रोजन आप चाहोगे, क्योंकि आप सोचो ना कि हम उसके यहाँ कुछ और क्यों नहीं कर लेते, फ़ायदा नहीं होगा, स्पेसिफिक इंपल्स बहुत घट जाएगा। रिएक्टर ठंडा कर दें, स्पेसिफिक इंपल्स घट जाएगा। तो जिस चीज़ के लिए आप ये करना चाह रहे हैं आपको इसको बहुत हॉट रखना पड़ेगा और हाइड्रोजन से ही करना पड़ेगा, ये इसका समस्या है। और वही समझिए, तो रिएक्टर ठंडा कैसे हो रहा है? रिएक्टर ठंडा हो रहा है लिक्विड हाइड्रोजन से। लिक्विड हाइड्रोजन वहाँ पे एज ए कूलिंग मीडियम बिहेव कर रहा है, वो गर्मी ले रहा है रिएक्टर को, बाहर निकल जा रहा है। जैसे कि SR-71 को ठंडा कैसे रखते थे, जब पूरा वो SR-71 मार्क 3 पे चल रहा है तो आउटर स्किन 200-300 डिग्री सेल्सियस तक गर्म हो रहा है, भैया आदमी अंदर पक जाएगा। कैसे नहीं पक पाता है? उसमें एसी चलता था, एसी का कंप्रेसर गर्मी कहाँ डाले, क्योंकि हवा तो पूरा गर्म है अगल बगल। तो वो अपना जेट प्रोपेलेंट 8 में डाल देता था, फिर वो जब फ्यूल गर्म हो जाता था तो उसे सीधे इंजन में डाल के जला के निकाल दिया जाता था, निकलो। ऐसे करके उसे ठंडा। यहाँ पे भी वही लॉजिक है कि आप फ्यूल डाल रहे हो, यानी कि लिक्विड हाइड्रोजन जो कि ऑलमोस्ट क्रायोजेनिक है, ऑलमोस्ट एब्सोल्यूट जीरो तक जाता है, वो आराम से सारा गर्मी निकालेगा और निकल जाएगा। आपका रॉकेट का ओवरऑल टेम्परेचर ठंडा रहेगा। और कोर अभी भी रेडियो एक्टिव हैजर्ड है, यानी कि अगर रॉकेट आपका इस तरह का कुछ हो गया बूम, यानी कि लॉन्च पैड पे, तो रेडियो एक्टिव हैजर्ड से आपको डील करना पड़ेगा। अब रात क्या उतना स्ट्रांग बना सकते हैं कि वो डैमेज, अगर ये रॉकेट्स बूम हो जाए तो भी टिका रहे? हाँ। क्या ऐसा करेंगे? नहीं। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं, रॉकेट का जो इंजन बनेगा, जो फाइनल स्टेज होगा, वो इतना भारी होगा कि उसमें थ्रस्ट बहुत कम आएगा, क्योंकि समझिए वो आधा से ज़्यादा एनर्जी सिर्फ अपने आप को मूव करने में लगा देगा। तो वो एक सीरियस समस्या है कि मतलब आप बहुत भारी बनाना चाहोगे सेफ्टी के लिए, लेकिन आप बना नहीं सकोगे क्योंकि माइलेज छट जाएगा। तो जैसे टैंक सब में भी रहता है ना कि क्यों नहीं बना देते टैंक जो 600 टन का है? बना सकते हैं, लेकिन बात वही रहती है कि आपका टैंक बहुत बम रहेगा, लेकिन इतना धीमा हो जाएगा कि दूसरे लोग बोलेंगे अरे वो आएगा, जब तक करेगा तब तक हम लोग आगे पीछे से करके सब साफ कर देंगे। तो वही वाली बात है। और रॉकेट्स बूम हो जाते हैं और आप कभी भी ऐसा नहीं करोगे कि भैया हमारे रॉकेट के साथ कुछ खराब नहीं होता। आपको ये सोचना पड़ेगा कि कैसे मैनेज करेंगे। लेकिन ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, बहुत आदम ज़माने से न्यूक्लियर रिएक्टर सैटेलाइट्स में पड़े हुए हैं,
बहुत सारे स्पाई सैटेलाइट्स में न्यूक्लियर रिएक्टर पड़े हुए हैं। आजकल नहीं डालते हैं, लेकिन पहले बहुत डालते थे। तो अब बात करते हैं भविष्य में क्या होने वाला है। तो हिसाब ये समझिए कि मेरा टारगेट एम है, जो कि कुछ ज़्यादा ही ऑप्टिमिस्टिक लग रहा है मुझे, कि 2027 में लॉन्च कर देंगे। अब पता नहीं कि वो पूरा सारा प्रोजेक्ट रखा हुआ है क्या, कि कंट्रोल सी करके कंट्रोल सी कर देंगे, क्योंकि वो 1970 का है। अब तक तो बहुत सारी चीज़ डिग्रेड कर गया होगा। तो क्या पता डिज़ाइन कितना अच्छा तक कंप्लीट कर चुके, कितना फाइनल रिसर्च, कितना पेपर वर्क है, कितना ब्लूप्रिंट है। लेकिन फिर भी 2027 बहुत ऑप्टिमिस्टिक मुझे लगा कि कर देंगे इतना जल्दी, चांसेस कम है। लेकिन शायद डारपा है, तो क्या पता डारपा बैकग्राउंड में काम कर रहा हो, बोल रहा हो कि भैया, क्योंकि बोल रहे हैं न्यूक्लियर पावर सैटेलाइट्स बहुत टाइम से हैं ऑर्बिट में। तो अब नहीं यूज़ करते, प्रैक्टिकल नहीं है। लेकिन बीच में एक टाइम था कि सारे, चाहे वो रशियन हो चाहे अमेरिकन हो, सब न्यूक्लियर सैटेलाइट्स देते थे और गिरता था। जैसे एक ठो कनाडा के ऊपर गिरा, बैठ के साफ करो उनका रेडिएशन, तो ये होता था। लेकिन ये एक अच्छा टूल है डीप स्पेस के लिए, यानी कि मून में टेस्टिंग इसलिए कर रहे हैं कि मार्क 1 प्रोजेक्ट है। फिर मार्स के लिए करेंगे, क्योंकि मार्स में वो प्रैक्टिकल है। मून में उतना प्रैक्टिकल नहीं, क्योंकि आप मून पर तो सीधे सीधे इससे जा सकते हो, सैटर्न 5 से 3 दिन में पहुंच जाओगे। तो उतना प्रैक्टिकल नहीं है कि आप उसके लिए न्यूक्लियर जैसा रिस्क लें। लेकिन मार्स के लिए कंपलसरी हो जाता है। लेकिन ह्यूमन रेटिंग थोड़ा टफ होगा। प्रोब्स भेजना, सप्लाइज भेजना, ये सब अलग बात है। लेकिन एक ह्यूमन को रख देना उसके ऊपर, वो थोड़ा सा सीरियस बात है। और कुछ कुछ लोगों का डिज़ाइन ऐसा है कि जिसमें रिएक्टर को वो स्पेस में असेंबल करेंगे, ताकि मेन रिएक्टर जो है, जो कि आप एकदम हल्का रखना चाहते हो, और वो सिर्फ अंतरिक्ष में ही सेफ रहेगा, उसे आप अंतरिक्ष में रख दो। और जो कोर ले जा रहे हो, कोर को आप एक्टिवेट मत करो, मतलब इसमें बिना कोर के आप उसे लॉन्च कर दो। और कोर को एक अलग रॉकेट से, जो पूरी तरह से हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त भरपुष्ट रहे, उसे आप एकदम बना के रख दो कि भैया ये अगर रॉकेट फटा ही हुए तो भी दिक्कत नहीं हो, केसिंग उसे संभाल ले। वो केसिंग को आप अंतरिक्ष में ले जाओ और फिर उसे खोल के कोर अंदर शिफ्ट कर दो। डिज़ाइन उसके हिसाब से करना पड़ेगा, संभव नहीं है। लेकिन वो एक किया जा सकता है, ताकि आप दो हिस्सा में करें और रिस्क कम से कम रहे पब्लिक पे। क्योंकि रॉकेट बूम हो सकता है, और ऑर्बिट में आप सोचो कि ऑर्बिट पहुंच गया सब दिक्कत। भाई ऑर्बिट में वो कहीं पे भी गिर सकता है पूरे प्लैनेट में। फालतू का वर्ल्ड वॉर 3 स्टार्ट करने की जरूरत नहीं है, तो आपको उसके हिसाब से सोचना पड़ सकता है। तो मे बी वही, देखिए मुझे ह्यूमन रेटिंग पे थोड़ा डाउट है, क्योंकि असंभव नहीं है, लेकिन मतलब हो रहा है कि एक्स्ट्रा रिस्क है। तो देखिए आने वाले टाइम में क्या होता है। 2027 मुझे अभी भी बहुत ऑप्टिमिस्टिक लग रहा है। और हाँ, डिटेल वीडियो जो अनाउंसमेंट है उसका नीचे दिया हुआ है नासा की तरफ से, प्लीज़ देख लीजिए। ये था मेरा प्रेजेंटेशन, जो ड्रेको न्यूक्लियर रॉकेट के बारे में अनाउंसमेंट किया गया है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने मिला, कुछ समझ में आया हो। अगर ऐसा है, लाइक कर दे, दोस्तों शेयर करते हो, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आए, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएं, उससे मुझे पता चलेगा कितना ना पसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कमेंट लिखे, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आप मेरा वीडियो दिखा, चैनल को मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।